जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक 2022-23 के अति लोकोत्तरी क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा भाग, और ये एक व्यक्तिगत यानी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। उपभोक्ता के व्यवहार, एक उपभोक्ता जो है छोटी इकाई है, तो इसका अध्ययन हम किस में करेंगे? सूक्ष्म अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पूंजीवादी यानी केवल निजी लोग काम करते हैं, जैसे केवल प्राइवेट स्कूल ही हो किसी देश में। समाजवादी यानी केवल सरकार द्वारा सारी आर्थिक क्रियाएं संपन्न करना, जैसे सारे सरकारी स्कूल ही हों। और मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी समाजवाद और पूंजीवाद, प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल हों। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए यानी वितरण कैसे हो। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण होती है, तो इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? अधिकतम लोक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार चाहती है कि जो जनता है उसका अधिकतम कल्याण हो सके। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र द्वारा निर्णय लिए जाते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र यानी मांग और पूर्ति यह निर्णय लेती है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या जो है वो चुनाव की समस्या है। चुनाव की समस्या यानी क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। किस वक्र, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समानता को दर्शाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है आर्थिक समानता को दर्शाता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान उत्पादक जो होता है उसको समान उत्पादन प्राप्त होता है। उदासी अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। रिक्त स्थान, सभी आर्थिक क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं, सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। आय यानी अर्थ, अर्थ यानी आर्थिक धन। एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन। व्यक्तिगत उपभोक्ता किस में आता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक छोटे से भाग में। तो व्यक्तिगत उपभोक्ता का अध्ययन हम किस में करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। आर्थिक समानता मूलतः किसकी समस्या है? चुनाव की समानता, यानी यदि दो लोगों को, दो कोई भी आर्थिक घटक है उन्हें चुनाव की समानता है तो वो हम क्या कहेंगे? आर्थिक समानता। आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि इच्छाएं साधनों से अधिक होती हैं। आपका जब स्कूल खुलता है तो आपके पापा आपको थोड़े से पैसे देते हैं, आपको बैग खरीदना है, बुक खरीदना है, पेन खरीदना है, तो आपको चुनाव करना होता है कि किस चीज़ को खरीदा जाए और किसको ना खरीदा जाए। तो आर्थिक समस्या क्या है? चुनाव की समस्या है। और आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हमें हमारी जो इच्छाएं हैं वो तो बहुत अधिक होती हैं, लेकिन हमारे पास जो साधन हैं वो कैसे हैं? कम होते हैं। इच्छाएं साधनों से अधिक होती हैं। उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं ढाल होता है। देखिए बाएं से कहाँ होगा? दाएं ही होगा, तो इसको सिंपली याद कर सकते हैं। छोटे छोटे चरों का अध्ययन किस में करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को डैश करना चाहता है। डैश में क्या आएगा? अधिकतम। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ कमाना होता है और लाभ को क्या करेगा? अधिकतम।
अधिक से अधिक लाभ कमाने की चेष्टा होती है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, ये है समष्टि अर्थशास्त्र और ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। पूरक का मतलब व्यष्टि की कमी समष्टि पूरी करती है और समष्टि की कमी व्यष्टि पूरी करती है। एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जो पहली वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ती है। आपको एक जगह 40,000 की नौकरी मिलती है और एक जगह 50,000 की, तो आप 50,000 की नौकरी कर लेंगे और 40,000 की छोड़ देंगे। जिसे आपने छोड़ा वो आपकी क्या है, अवसर लागत है। सही जोड़ियाँ। आय सृजन करने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं को क्या कहते हैं? आय सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थ यानी धन, धन यानी आय। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सत्ता सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है? तो जो नियमित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सभी आर्थिक क्रियाकलापों की योजना जो है केंद्रीय सत्ता यानी सरकार बनाती है। नियमित यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र काम करता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र यानी मांग पूर्ति सभी काम करती हैं कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए। अवसर लागत क्या है? सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग, मतलब सर्वश्रेष्ठ विकल्प के अलावा जिसका हम त्याग कर देते हैं वह अवसर लागत है। आपके पास 2 विकल्प हैं, आपको 2 रुपये मिल सकते हैं या 1 रुपये, तो आप 2 लेके 1 का त्याग करेंगे। जिसका आपने त्याग किया है वह क्या होगी? अवसर लागत। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है? तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है? तो भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। व्यष्टि और समष्टि का संबंध क्या है? व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? व्यापक अर्थशास्त्र है। आय सृजन करने वाली सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? आय यानी अर्थ और अर्थ को सृजन करने वाली क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। व्यष्टि यानी व्यक्तिगत, सूक्ष्म। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था केंद्रीय सत्ता सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का आयोजन करती है? नियमित यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में। किस केंद्रीय सत्ता यानी सरकार सभी क्रियाओं को किस में करती है? नियमित अर्थव्यवस्था में। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र सारे निर्णय लेता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति ही यह निर्णय लेती है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे और किसके लिए। अवसर लागत क्या है? दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है? ऊपर से नीचे गिरता हुआ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। कौन सी आर्थिक प्रणाली को भारत में अपनाया गया है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवाद और समाजवाद के मिश्रण को भारत में अपनाया गया है। व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? व्यापक अर्थशास्त्र। सत्यासत व्यष्टि अर्थशास्त्र के समूह का अध्ययन करती है, समूह का नहीं बल्कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है, तो यह भी असत्य। व्यष्टि समष्टि नहीं बल्कि व्यष्टि करती है। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत नहीं है, क्या है? पूरक हैं, कमियों को दूर करते हैं, तो यह भी कथन क्या है? असत्य है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक अधिकार होता है। यह सही है, क्योंकि समाजवाद में सार्वजनिक यानी सरकार का सभी साधनों पर अधिकार होता है। उत्पन्न साधन
साधनों की सीमितता ही सभी आर्थिक क्रियाओं की जननी है। सही है। आपके पास धन जो है या साधन बहुत कम है और आपकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये आप आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आर्थिक प्रणाली लोगों के जीवन निर्वाह प्रदान करती है, यह कथन सही है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं जीवन निर्वाह के लिए वह आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत करते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के मिश्रण को अपनाया गया है, तो यह कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है पूंजीवाद में वर्ग संघर्ष का जन्म होता है, यह कथन सही है। पूंजीवाद में दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति और एक श्रमिक, और इन दोनों के मध्य संघर्ष होता है। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के संभावित संयोगों को प्रकट करता है, यह कथन सही है। अवसर लागत की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पादन के साधन असीमित होते हैं, यह कथन असत्य है, क्योंकि उत्पादन के साधन असीमित नहीं बल्कि कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो व्यष्टि आर्थिक इकाइयाँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा भाग जो केवल व्यक्तिगत इकाइयाँ, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है, उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इसमें व्यष्टि आर्थिक इकाइयों, अर्थव्यवस्था के छोटे भागों, उनके परस्पर व्यवहारों और संबंधों का अध्ययन करती है। जैसे अर्थव्यवस्था के 5 जो है भाग हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो इन भागों के मध्य क्या संबंध है, ये कैसे व्यवहार करते हैं, इसका अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण क्या है? व्यष्टि उपभोक्ता, व्यष्टि परिवार और व्यष्टि फर्म आदि का अध्ययन करना। यदि आप इसे भूल जाएं तो आप सिंपली इतना लिख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जो अर्थव्यवस्था के छोटे भागों या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जैसे व्यष्टि उपभोक्ता, व्यष्टि परिवार और व्यष्टि फर्म आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो विशिष्ट आर्थिक इकाइयों जैसे पूरी अर्थव्यवस्था है, इसमें 4 इकाइयाँ हैं, तो एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के छोटे भागों, ये पूरे भाग हैं और इनमें से एक छोटे भाग का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र करती है। उनके परस्पर व्यवहारों, ये जो 4 भाग हैं अर्थशास्त्र, इन सब के जो परस्पर व्यवहार हैं उनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र करेगी। परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है, जैसे विशिष्ट उपभोक्ता, विशिष्ट परिवार, विशिष्ट फर्म आदि। यानी यदि आपको ये याद न रहे तो आप इतना लिख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जिसमें अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो समस्त अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था के का अध्ययन करेगी, किसी एक भाग का नहीं। अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों, जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा योग हो गया, बड़े योगों और औसतों का उसके व्यवहार और परस्पर संबंधों का, ये एक बड़ा योग है और एक ये बड़ा योग है, इनके परस्पर व्यवहार और संबंध कैसे हैं, इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र करेगा। जैसे कुल राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उपभोग आदि, इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में। यदि आपको ये याद न रहे तो आप केवल इतना लिख सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं, यह समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि आप धन कमाने के लिए, अपनी जीविका अर्जन करने के लिए जो भी कार्य करते हैं वे सभी अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। जीविका यानी रोजगार के साधन, जिससे कि आप खाना पीना आदि आर्थिक क्रियाएं कर सकते हैं। इसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व की आर्थिक क्रियाएं शामिल हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? जो आपको जीविका प्रदान करती है। फिर पूंजीवादी क्या है? तो ये क्वेश्चन आएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? क्वेश्चन में मिस्टेक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधन क्या होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। इन पर यदि निजी स्वामित्व है, मतलब सारी भूमि निजी है, पूंजी निजी है, श्रमिक संगठन साहसी निजी हैं, तो हम क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व व नियंत्रण होता है। जैसे अमेरिका में सारे ही स्कूल क्या हैं? प्राइवेट स्कूल हैं, सारे उत्पत्ति के साधन निजी हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर समाज या सरकार, इसमें भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस पर किसका स्वामित्व नियंत्रण होता है? समाजवाद में समाज या सरकार का। वहाँ सारे स्कूल कैसे होंगे? सरकारी ही होंगे। समाज या सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी और सरकारी दोनों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण है। यहाँ उत्पत्ति के साधनों पर निजी और सरकार दोनों का स्वामित्व और नियंत्रण होगा। अवसर लागत किसे कहते हैं? किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प से है, दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य के त्याग से है। जैसे आपको 10,000 की नौकरी मिल सकती है और 20,000 की, तो 20,000 की आप कर लेते हैं और 10,000 की नहीं करते हैं। तो जिसका आपने त्याग किया वो क्या है? दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प या अवसर लागत। फिर सकारात्मक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो सकारात्मक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो क्या है से संबंधित है। जैसे भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, जैसे सकारात्मक अर्थव्यवस्था आपको ये बता देगी कि ये शराब है और ये इन चीज़ों से मिलके बनी है, लेकिन ये नहीं बताएगी कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये केवल किससे संबंधित है? क्या है से संबंधित है। जबकि आदर्शक अर्थशास्त्र क्या है? आदर्शक अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जो क्या होना चाहिए से संबंधित है। आदर्शक अर्थशास्त्र आपको ये भी बताएगी कि ये शराब है और इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे भारत में बेरोजगारी को कम किया जाना चाहिए, इसमें चाहिए वर्ड इम्पॉर्टेंट होता है। फिर है, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं 3 होती हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो हर सरकार को ये निर्णय लेना होता है कि क्या उत्पादन करे, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करे या पूंजीगत वस्तुओं का। कैसे उत्पादन करे, श्रम प्रधान तकनीक से या पूंजी प्रधान तकनीक से। किसके लिए उत्पादन करे, अमीर वर्ग के लिए या गरीब वर्ग के लिए। फिर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं बताइए। तो पहला है वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होती है वो वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन करती है। तो वैयक्तिक इकाई का अर्थ होता है कि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था है और इसके अंतर्गत बहुत सारे भाग हैं। इनमें से किसी एक भाग वैयक्तिक इकाई का अध्ययन कौन करेगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। छोटे छोटे भागों का अध्ययन ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के किसी एक छोटे भाग का अध्ययन करती है। और नेक्स्ट है,
वैयक्तिक मूल्य निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि जो कोई वस्तु है या कोई सेवा है उसके मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है। देखिए क्वेश्चन है, क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या को समझाइए। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि क्या उत्पादन किया जाए, यानी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या फिर उपभोक्ता वस्तु यानी खाने पीने की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या मशीनों का उत्पादन किया जाए। कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, यानी कितनी मात्रा में मशीनों का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में उपभोक्ता वस्तु अर्थात खाने पीने की वस्तुओं का उत्पादन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे उत्पादन किया जाए कि समस्या को समझाइए। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि उत्पादन किस तकनीक से किया जाए, यानी उत्पादन श्रम प्रधान तकनीक से किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीक से किया जाए। फिर किसके लिए उत्पादन किया जावे की समस्या को समझाइए। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है। ये जो समस्या है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, वास्तव में ये वितरण की समस्या है। वितरण की समस्या दो प्रकार पहलू होते हैं। पहला तो व्यक्तिगत वितरण कि किस वर्ग के व्यक्तियों के लिए उत्पादन का वितरण करें, अमीरों के लिए या गरीबों के लिए। और क्रियात्मक वितरण यानी उत्पादन के जो साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इनके मध्य उत्पादित धन को कैसे बांटा जाए, इसका अध्ययन उत्पादन किसके लिए किया जाए कि समस्या के अंतर्गत किया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। तो बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व व नियंत्रण होता है। निजी स्वामित्व व नियंत्रण का मतलब होता है कि बाजार अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ पर जो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस किसके होंगे, निजी लोगों के। सारे स्कूल किसके होंगे, निजी लोगों के। वैयक्तिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होती है कि वह किसी भी कार्य को कर सकता है अपने जीविकोपार्जन के लिए। डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन सकता है। केंद्रीय नियोजन का अभाव, जैसे हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है ना, वैसी बाजार अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नहीं बनाई जाती। नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो नियोजित अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था के विपरीत होती है। इसमें क्या होता है, इसमें उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व नियंत्रण होता है। मतलब सारे उत्पत्ति के साधन किसके होते हैं, सरकार के, गवर्नमेंट के होते हैं। सारे स्कूल किसके होते हैं, सरकार के होते हैं। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं पाई जाती, मतलब सरकार जो कहेगी वही काम करना पड़ता है। केंद्रीय नियोजन, जैसे हमारे पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है ना, वैसे केंद्रीय नियोजन केंद्रीय सत्ता द्वारा पूरे देश के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी बाजार अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों का सम्मिश्रण होती है। तो इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस जो होते हैं, उन पर निजी और सरकार दोनों का स्वामित्व नियंत्रण होता है। यानी प्राइवेट स्कूल भी होते हैं और सरकारी स्कूल भी होते हैं। कीमत यंत्र होता है, लेकिन इससे सरकार, मतलब मांग और पूर्ति की शक्तियों को स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन उन्हें सरकार नियंत्रित भी करती है। आर्थिक स्वतंत्रता, लोगों को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन वो अवैधानिक गतिविधि नहीं कर सकते, मतलब सीमित आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। सकारात्मक एवं आदर्शक अर्थशास्त्र को समझाइए। सकारात्मक अर्थशास्त्र किससे संबंधित होती है, क्या है से, जैसे कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। आदर्शक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए इससे संबंधित होती है, जैसे भारत में बेरोजगारी को कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में 3 अंतर बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन का विषय। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होती है उसमें वैयक्तिक
इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उद्योग का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में कुल उत्पादन, कुल उपभोग और कुल विनियोग, कुल बचत का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय एवं रोजगार विश्लेषण है। बस आपको 3 ही याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर लागत की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य के त्याग से है। जैसे आपने कला विषय चुना है तो आपने विज्ञान विषय का त्याग किया, तो विज्ञान विषय हमारे लिए कला विषय चुनने की अवसर लागत है। यानी जिस विषय का आपने त्याग किया वो आपकी क्या है, अवसर लागत। सीमांत उत्पादन संभावना क्या है? सीमांत उत्पादन संभावना से अभिप्राय उस वक्र से है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए किया जाता है। यह एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत है। यदि आपको पूरा याद न रहे तो आप केवल इतना लिख सकते हैं, सीमांत यानी एक अतिरिक्त, उत्पादन संभावना। तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की जो संभावना होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन संभावना। या एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए हम किसी इकाई का त्याग करेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र। इतना अकेला भी याद कर सकते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने की अवसर लागत ही सीमांत उत्पादन संभावना कहलाती है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में भेद बताइए। तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होती है? जैसे चीनी अर्थव्यवस्था, जहाँ सारी योजनाएं, सारे काम सरकार करती है, और बाजार अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जहाँ सारी उत्पत्ति के साधन या सारे कार्य सरकार करती है, सरकार नहीं, निजी लोग करते हैं। तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है, जबकि यानी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस किसके होंगे, सरकार के होंगे। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व और नियंत्रण होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में नहीं होती, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में कार्य करने की स्वतंत्रता पाई जाती है। केंद्रीय नियोजन जैसे योजना आयोग जैसी संस्थाएं, केंद्रीय नियोजन योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो इसमें आप पहले ही पढ़ चुके हैं, 3 केंद्रीय समस्याएं हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो वही आंसर लिखना है। फिर है व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, पूरक का मतलब होता है कि जैसे एक बच्चे है और उसकी सप्लीमेंट्री आई है, तो वो पूरक परीक्षा देकर उसमें पास हो जाएगा, मतलब इस कमी को इसने पूरा किया। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की कमी को समष्टि अर्थशास्त्र पूरा करती है और समष्टि अर्थशास्त्र की कमी को व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरा करती है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। उत्पादन संभावना वक्र को तालिका और रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? यह 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिसे दिए गए संसाधन यानी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस की सहायता से उत्पादित किया जा सकता है, और तकनीक को बताता है, या तो हम हल से खेती करेंगे या फिर हम ट्रैक्टर से खेती करेंगे। तो उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधन और तकनीक के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। अब इसको तालिका से बताना है। आपके पास ए संयोग क्या है कि आप
एक्स और 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, तो आप के पास भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस या धन क्या है? सीमित है। तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप एक्स वस्तु 0 बनाते हैं और वाई वस्तु 3 बनाते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, संभावना, कि आप 3 की जगह 2 वस्तुओं का त्याग कर दें और एक तो एक्स वस्तु बनाएं और एक वाई वस्तु बनाएं, यानी एक एक्स के लिए आपने 2 वाई वस्तुओं का त्याग कर लिया। तीसरी संभावना ये है कि आपने एक की जगह सोचा वाई वस्तु तो हम 2 बनाते हैं, तो आप जो एक एक्स वस्तु आप 2 बनाएं, तो जो आप एक वाई वस्तु बना रहे थे उसका भी त्याग कर देंगे। तो ये इसकी तालिका, मतलब एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपने दूसरी वस्तु का त्याग किया। ये मान लीजिए कचौड़ी है और ये समोसा है। तो पहले आप कचौड़ी 0 बना रहे थे, समोसा 3 बना रहे थे। एक कचौड़ी प्राप्त करने के लिए आप 2 समोसे का त्याग कर दिया। एक और कचौड़ी से प्राप्त करने के लिए आपके पास जो एक और समोसा था उसका भी आपको त्याग करना पड़ा। अब ये आपके चित्र बहुत सरल है, बस ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है और ये क्या है? उत्पादन संभावना वक्र है। पीपीसी विचार का प्रयोग करते हुए दुर्लभता की समस्या को स्पष्ट कीजिए। देखिए, दुर्लभता का अर्थ है कि उत्पादन के जो संसाधन हैं वो क्या हैं? दुर्लभ। जैसे आप कचौड़ी समोसा बनाते हैं तो कचौड़ी समोसा की जो सामग्री होगी वो क्या होगी? दुर्लभ होगी। या तो आप उसी से कचौड़ी बना सकते हैं और उसी से समोसा बना सकते हैं। तो यदि आप कचौड़ी ज़्यादा बनाएंगे तो आपको समोसे का त्याग करना होगा, और यदि आप समोसा ज़्यादा बनाएंगे तो आपको कचौड़ी का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन क्या हैं? दुर्लभ हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पीपीसी वक्र बताता है कि एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना होता है। अतः स्पष्ट है कि उत्पादन के जो संसाधन हैं वो दुर्लभ होते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है? यह क्या बताता है? उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। यह बताता है कि एक वस्तु के उत्पादन को तभी बढ़ाया जा सकता है जबकि दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी की जाए, यानी संसाधन सीमित है। आपके पास संसाधन सामग्री सीमित है, उसी से समोसा और उसी से कचौड़ी बना सकते हैं। यदि एक वस्तु के उत्पादन को आप बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। उदाहरण की सहायता से अवसर लागत को स्पष्ट कीजिए। अवसर लागत क्या है? कि जैसे आपने विज्ञान विषय का चयन किया या आपने कला विषय को चुना, तो विज्ञान विषय आपने नहीं चुना, तो जिसका आपने त्याग किया है वही क्या है? अवसर लागत। किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य के त्याग से होता है। सकारात्मक एवं आदर्शक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। सकारात्मक अर्थव्यवस्था क्या है? से संबंधित आर्थिक समस्याओं को हल करती है। जैसे कि ये शराब है और ये इन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनी है, परंतु ये कौन बताएगा? सकारात्मक अर्थव्यवस्था। ये यह नहीं बताएगी कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। आदर्शक अर्थशास्त्र क्या बताएगी? कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। सकारात्मक अर्थव्यवस्था क्या बताती है? क्या है। आदर्शक अर्थव्यवस्था क्या बताती है? क्या होना चाहिए। जैसे भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, ये कौन बताएगा? सकारात्मक अर्थव्यवस्था। कम किया जाना चाहिए, ये नहीं बताएगा, ये कौन बताएगा? आदर्शक अर्थशास्त्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत के संदर्भ में बताइए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्यों है? क्योंकि भारत में जो उत्पत्ति के साधन हैं उन पर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व व नियंत्रण पाया जाता है। जैसे टिस्को जो है वो निजी क्षेत्र की कंपनी है और जो है बोकारो आदि क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।
हमारे यहाँ सरकारी स्कूल भी पाए जाते हैं और प्राइवेट स्कूल भी, तो दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व पाया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, लेकिन सरकार द्वारा नीति निर्माण करके उसको नियमित किया जाता है। जैसे मौद्रिक नीति आदि के द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सरकार नियमित करती है। थैंक यू।